मानुषी के मित्रों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रही हूँ जिन्होंने पिछले 25-30 सालों में ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे बहुत काम किया है। वैसे तो वो बिजनेसमैन है, ये उनका पेशा नहीं है डॉक्टरी, परंतु ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे उनका काफ़ी अध्ययन है। और अभी जो हाल ही में ये जो कोविड काल आया और इस कोविड वेव में पिछले 1.5-2 साल में आनन फानन में जिस तरह के उल्टे सीधे इलाज किए गए, कभी स्टेरॉइड्स ठोक रहे हैं, कभी मलेरिया की दवाई, कभी निमोनिया की दवाई दी जा रही है। कुछ भी जो जिसके मन में आया उसने आनन फानन में शुरू कर दिया। बस ये है कि जो अस्पताल में आया, कुछ पता हो न हो, उसका कुछ ना कुछ ठोकना है, उसको कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगाने हैं, कुछ ना कुछ उसको दवाइयाँ देनी है, और जितनी महंगी दवाइयाँ दे सकें उतना अच्छा। तो इससे बहुत नुकसान भी हुआ। और इन्हीं सवालों को लेकर विवेक अग्रवाल जी ने अध्ययन किया है कि जो जानी नामी ग्रामी दवाइयाँ हैं, इनके एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये केवल विवेक अग्रवाल जी के दिमाग का कीड़ा नहीं है। जिन जिन दवाइयों के मिसयूज, एडवर्स रिएक्शंस की बात विवेक जी करने वाले हैं, इन पे काफ़ी अध्ययन पश्चिमी देशों में भी वहाँ की मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट के डिसेंटर्स के द्वारा हुआ है। जो विसल ब्लोअर्स हैं, फार्मा कंपनीज के अंट शंट में इंट्रोड्यूस्ड फॉर्मूलेज जो चलते हैं, और इनका जो सारा धांधली का एम्पायर है, उसके जो विसल ब्लोअर्स हैं वेस्ट में भी, उन्होंने भी ये रिसर्च करके ये बातें शेयर की हैं। परंतु आप जानते हैं कि इस देश में जिसने हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद की सारी रचनाएं रची, और जो माइंड साइंसेस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के जो सारा अध्ययन किया, उसके जो उपचार बताए गए, चाहे योग के माध्यम से या आयुर्वेद के माध्यम से, और कैसे उन सबको हमारे कुकिंग का हिस्सा बनाया, हमारे रसोई घर का हिस्सा बनाया, हमारे हर रसोई घर को एक मिनी वैद्यशाला बना दी। ये हमारे ऋषि मुनियों की विरासत रही है। और नॉलेज सीकर्स का देश रहा है हमारा। हमारे पास कभी ऐसा नहीं रहा कि कमांडमेंट गिविंग कोई टेक्स्ट हो, ये तो आपने लकीर की फकीरी करनी है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये तो गॉड का कमांडमेंट है। ऐसा नहीं रहा। हमको हमेशा सवाल करने की, नॉलेज सीख करने की आज़ादी रही है। ऐसे देश में ये मकौलेआइट जो एजुकेशन हमको दी गई, ये मकौले पुत्र और पुत्रियां जो आज डोमिनेट कर रही हैं हमारे हर सेक्टर में, इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर में, नतीजा क्या है इनकी डोमिनेशन का? कि आंख मूंद के विश्वास करने की एक प्रथा चल पड़ी है, लकीर की फकीरी की प्रथा चल पड़ी है कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है वो तो सही होगी। अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई दवा इंट्रोड्यूस करके उसका क्लेम किया है, तो ये कि इन्होंने तो करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं तो सही हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी अमेरिका की रिसर्च लैब में ये काम हुआ है या जर्मनी की रिसर्च लैब में। तो ये जो लकीर की फकीरी हमारी आदत बन गई है, इससे आज निजात पाने की बहुत जरूरत है। और इस संबंध में विवेक अग्रवाल जी ने जो अध्ययन किया है वो सुनने लायक है। आप भी जो ये बातें कहें गूगल सर्च करिए, और आपको अगर उसका सपोर्टिव एविडेंस मिले तो इन बातों को अपनी गिरह में बांध लीजिए, और नहीं मिले तो हमें फीडबैक दे दीजिए कि आपको ये बातें जो बताने जा रहे हैं क्यों सही नहीं लगी। आइए विवेक जी, ओवर टू यू। वेलकम टू मानुषीज यूट्यूब चैनल। नमस्ते। जी So, can you जी tell me नमस्कार। why you got started? नमस्कार विवेक जी। Can you tell me कि ये आपको क्या मजबूरी हुई कि आप इस पे अध्ययन करना शुरू कर दिया? जो भी कोविड काल में दवाइयाँ दी गई
उन पे आपकी कैसे टिप्पणियां बनी, क्यों रिसर्च किया आपने और क्या निष्कर्ष पाए आपने? देखिए मधु जी, पिछले वर्ष जब मार्च में ये कोविड का चक्र आरंभ हुआ, तो लगभग 22-23 मार्च को ही हमारे कार्यालय में एक व्यक्ति को फीवर आ गया। और क्योंकि हमारा स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है, तो उस व्यक्ति को हम छुट्टी नहीं दे सकते थे, तो हमने उसे आयुर्वेद की सामान्य थी, ज्वर बटी, गिलोय बटी आदि दी, और वो 1-2 दिन में ठीक हो गया। उसके बाद जब केसेस बढ़ने लगे और हम देखने लगे कि लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आफ्टर ऑल एक थोड़े से बुखार में, आपने देखा होगा कि कोविड में जो फीवर भी आ रहा था वो 100, 101 और बहुत ही रेयर केसेस में 102, 103 जा रहा था। तो मैं बड़ा विचलित था कि थोड़ा सा फीवर होता है, थोड़ी सी खांसी, गला खराब होता है और लोग डेथ बेड तक पहुंच जाते हैं। तो पहले हमने इस पर पढ़ते रहे कि क्या हम जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही थी, HCQ जो मलेरिया के लिए दी जा रही है, उनके कॉम्बिनेशन से कोई हानि हो रही है। फिर बाद में आया, WHO ने भी कहा कि HCQ और एजिथ्रोमाइसिन साथ में या अलग अलग देने से दोनों से मौतें बढ़ गई। पर ये सब चलता रहा और हमें कुछ बहुत इसके बारे में सीधा सीधा नहीं मिला। ये अवश्य मिला कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को रेमडेसिविर आदि दी गई, तो रेमडेसिविर पर भी मैंने काफी अध्ययन किया कि किस प्रकार हर प्रकार के वायरस में हर प्रकार इसको बार बार अनुमति मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है, और ये बहुत बड़ा रेमडेसिविर का स्कैम है। इस पर भी मैंने बात की। पर इस वर्ष जब अप्रैल में अचानक लोगों की ऑक्सीजन कम होने लगी, तो फिर से हम इसमें गहन अध्ययन करने लगे। तो 15 अप्रैल के लगभग का समय होगा जब हमें ये समझ में आया कि ये पहली गलती फीवर उतारने से हो रही है। जो फीवर है, ज्वर है, बुखार है, ये हमारी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, और बुखार उतारना ही पहली गलती है। तो जब हमने इस पर रिसर्च करनी शुरू की, ढूंढना शुरू किया, तो आप विश्वास नहीं करेंगी कि एक भी साइंटिफिक लिटरेचर, कोई भी रिसर्च, यहाँ तक कि हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल की वेबसाइट पर भी ये लिखा है कि यदि आप वायरल इन्फेक्शन में फीवर को डाउन करोगे तो उससे बीमारी लंबी भी होगी और मौतें भी होंगी। और फिर भी हम देख रहे थे कि लगातार पैरासीटामोल, और उसमें भी हाई स्ट्रेंथ डोलो 650। फिर हमने प्रिस्क्रिप्शन लोगों के स्टडी करने शुरू किए, तो देखा कि कईयों में, पहले हम लोग जब बचपन से हम लोगों ने भी पैरासीटामोल खाई है, सारे विश्व में दी जाती रही है, पर इस बार देखा कि उसको हर 6-6 घंटे में, 4-4 घंटे में देने लगे। कई डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कहा, टीवी पर भी आकर, कई चैनल्स पर आकर बोला कि आप फीवर चढ़ने की भी वेट ना करो, आप बस पैरासीटामोल खाते जाओ और मास्क लगाकर रखो। तो फिर हमने पैरासीटामोल पर और अध्ययन किया। तो मैं साइंटिफिक डिटेल्स में बाद में जाऊंगा, पर आपको बताऊं, पहली गलती फीवर उतारना, और दूसरी गलती फीवर को पैरासीटामोल से उतारने से जो हुई, पैरासीटामोल ने हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को बढ़ा दिया। यानी कि जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट तत्व था GSH, उसको जब डिप्लीट किया, तो उससे हमारा एक तरह से सुरक्षा तंत्र, जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट GSH है, जो लंग्स में, हमारे पूरी बॉडी में है, लिवर में, उसको जब तोड़ा, तो उससे लंग्स में इन्फ्लेमेशन आने लगी। आप आप देखिए, शुरू में ये माना जा रहा था कि जो लोगों को ऑक्सीजन की समस्या आई, तो ये कहा गया कि वायरस जो है पहले नाक में, गले में 5-6 दिन रहता है, और फिर वो अचानक फेफड़ों में चला जाता है। पर जब बहुत बाद में इन्होंने, क्योंकि शुरू में कोविड पेशेंट्स पर इन्होंने कोई पोस्टमार्टम नहीं किए, बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की, तो जब बाद में इसमें पता लगा कि ये कोई वायरस नहीं था लंग्स में, वहां पर इन्फ्लेमेशन कह लीजिए, थ्रोम्बोसिस है, या इस तरह की अलग अलग चीजें हुई हैं, जो जिसको ये माना जा रहा है कि वायरस की वजह से हुई। एक्चुअली ये भूल गए कि हमने जो पहले हफ्ते में दवाइयां खिलाई, देखिए पूरी दुनिया ने, क्योंकि इतना स्केयर था, इतना फियर फैक्टर था कि कोविड के सीवियर केसेस पर तो रिसर्च चलती रही, बट जो माइल्ड स्टेज से में क्या गलतियां हो रही हैं उस पर किसी ने सोचा ही नहीं। और उस समय जो, मैं ये मानता हूं कि जो पहले 5-6-7 दिन में दवाइयां दी गई, अगर वो ना दी जाती उस तरह से नॉन साइंटिफिक ढंग से, तो
एक भी केस, किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को भी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। ये जी जी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक ये कॉमन विजडम था, जो मेडिकल डॉक्टर्स भी कहते थे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तो कोई दवा होती है, वो तब एंटीबायोटिक प्रमोट करते थे, परंतु वायरस की कोई दवा होती नहीं है। वायरस कम्स एंड गोज, आपकी बॉडी अपने आप ही उससे हैंडल करती है। और जब आपको याद होगा चिकनगुनिया या ऐसे कुछ वायरल आए, तो बाबा रामदेव ने उन दिनों पपीते के पत्तों का रस और गिलोय, पहली बार गिलोय की बात हमने सुनी, और एकाएक फिर हिंदुस्तान में लोगों ने गिलोय ढूंढने शुरू कर दी और पपीते पत्तों के लिए लगाने शुरू कर दिए, अगर फल के लिए ना भी हो, और बहुतों को फायदा भी हुआ उससे। अब इस बार तो क्या, जो पैरासिटामोल की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक the country and the world at large needs to be warned against it, क्योंकि इसको तो लोग ऐसे खाते हैं जैसे रेवड़ियां खाते हैं। बहुत सी महिलाएं और पुरुष भी इसको अपने साथ हमेशा अपने वॉलेट में रखते हैं कि कभी भी जरूरत पड़े, कुछ भी हुआ, कभी सर दर्द थोड़ा सा हुआ, पैरासिटामोल खा लो, एस्प्रिन खा लो, डिस्प्रिन खा लो। और इतने घातक हैं, और ये माना जाता है कि ये जो आप कह रहे थे अभी, कि हाँ 6 घंटे बाद तो खाई जा सकती है। आप कोई भी छोटा मोटा भी बुखार है, फ्लू भी ऐसे ही करते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डेथ्स हुई हैं हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से ज्यादा, और जिन्होंने घर में ट्रीटमेंट किया है, वही नानी दादी के नुस्खों से, काढ़ों से, या जो आयुर्वेदिक आयुष के भी नुस्खे हैं, या बाबा रामदेव के, उनसे कोई विरला ही होगा जो मरा है। सो ये आपने क्या कोई पेशेंट स्टडी की कि कैसे आपने ये पाया कि जो नुकसान हुआ है वो पैरासिटामोल और स्टेरॉइड्स, अच्छा स्टेरॉइड्स की भी बात आप कर रहे थे कि उसका भी आनन फानन में इस्तेमाल हुआ, उसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, मैंने ना अप्रैल में एक चैलेंज डाला था कई व्हाट्सएप ग्रुप में, और बाद में मैंने सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक पर भी ये चैलेंज दिया कि मुझे एक भी ऐसा पेशेंट बताओ जिसने पहले दिन से कोविड में पैरासीटामोल, स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक या आइवरमेक्टिन वगैरह ना खाई हो और उसको ऑक्सीजन की कमी हुई हो, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा हो। आप विश्वास करेंगे, एक भी ऐसा पेशेंट मुझे नहीं मिला। मेरे संपर्क में लगभग 700 पेशेंट्स जिनको मैंने वैद्यों के माध्यम से दवाइयां दिलाई, किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आई, किसी को लंग्स में इन्फ्लेमेशन नहीं आई, सब ठीक हुए। करोड़ों लोग मैं समझता हूं भारत में आयुर्वेद के माध्यम से बाबा रामदेव के क्या ने जो दवाइयां दी, बल्कि उनकी पहले से ही जो गिलोय और ज्वर बटी थी वो बहुत सक्सेसफुल थी। और जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, किसी का भी आप डेटा निकाल लीजिए, कहीं पर भी जो माइल्ड केसेस थे वो मॉडरेट और सीवियर में नहीं गए। पर देश का दुर्भाग्य देखिए कि कोविड का यदि पेशेंट है तो पहले 6 महीने के लगभग तो आयुर्वेद को उनको ट्रीट करने की परमिशन ही नहीं थी। भारत सरकार ने आयुर्वेद को परमिशन नहीं दी। और दूसरी तरफ आपने सुना होगा कि वुहान से, चाइना से ये वायरस शुरू हुआ, कुछ बैट्स से निकल कर आया था और अचानक चाइना में समाप्त हो गया। अब दुनिया कहने लगी चाइना से इंफॉर्मेशन नहीं आती, पर चाइना आज इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है कि वहां हमारे भी स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत लोग जाते आते हैं, कि वहां से इंफॉर्मेशन ना आए। तो WHO की ये स्टडी आई कि चाइना में 90% से ज्यादा, 92% लोगों को उन्होंने हर्बल मेडिसिन, जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहते हैं, वो दी थी और उससे ठीक हुए थे। तो वो आयुर्वेद अच्छा, का जब चाइना ने, जी उसका जी आधार आयुर्वेद है। 7वीं बिल्कुल 8वीं शताब्दी में जब भारतीय आचार्य चीन, जापान, तिब्बत यहाँ गए तो आयुर्वेद लेकर गए थे, वो आयुर्वेद ही उसका आधार है। तो जब चाइना ने ये बताया कि हमारी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से, हर्बल मेडिसिन से हमारे पेशेंट ठीक हुए, तो दुनिया ये कहने लगी, वेस्टर्न वर्ल्ड या हमारी फार्मा कंपनी ये कहने लगी कि चाइना अपनी दवाइयां बेचना चाहता है इसलिए ये कह रहा है। तो उसको भी हमने इग्नोर कर दिया। तो ये तो हुई आयुर्वेद की बात। और आयुर्वेद, मैं तो ये कहता हूं कि यदि किसी ने कोई भी मेडिसिन ना ली हो, केवल गर्म पानी पी लिया हो, केवल
उल्लंघन कह लीजिए, फास्टिंग रख लिया हो, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई, आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा। ये तो क्या हुआ कि फियर फैक्टर इतना ज्यादा था। आपको ध्यान होगा कि जब शुरू में लास्ट ईयर ट्रम्प राष्ट्रपति थे यूएसए के, तो उन्होंने पब्लिक एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया, भाई कुछ भी करो, चाहे कीड़े मारने की दवाई खिलाओ, इस वायरस को तो मारो। तो बड़ी मजाक बनी इस बात पर कि ये क्या कह रहे हैं। बट वास्तव में हमारा सारा मेडिकल सिस्टम यही काम कर रहा था कि सारी केमिस्ट शॉप की दवाइयां ट्राई करा दो, कोई तो काम कर जाएगी। और देखिए कष्ट कब होता है, जब हमारा मेडिसिनल सिस्टम अपनी ही साइंस के विरुद्ध काम करता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फीवर उतारने के पक्ष में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जितनी भी इस पर ट्रायल्स हुए, एनिमल स्टडीज हुई, खास तौर पे वायरल इन्फेक्शन में, सब में ये पाया गया कि जब आप फीवर को उतारते हैं तो हमारा जो होमोस्टैटिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो भी क्रिटिकल समस्याएं कोविड में आई, जैसे पहली बात होती है कि जी अचानक एक साइटोकाइंस का स्टॉर्म आ जाता है। अब आप ये देखिए कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है कि जब हमारे सेल्स किसी वायरस को, चाहे या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पहचानते हैं, तो वो कुछ साइटोकाइंस छोड़ते हैं, जिनमें से जिनका काम है, कुछ का काम है हमारे फीवर को बढ़ाना हमारे हाइपोथैलेमस से, और कुछ का काम हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करना। बॉडी में अलग 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 फंक्शंस है। अब बॉडी को फीवर चाहिए, क्यों फीवर चाहिए कि फीवर बढ़ने के बाद वायरस की रेप्लिकेशन कम हो जाती है, और जो है हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, ये अच्छा काम करते हैं। तो बॉडी साइटोकाइन छोड़ रही है फीवर बढ़ाने के लिए, आप फीवर को वहीं से ही डाउन कर देते हैं हाइपोथैलेमस से। तो बार बार साइटोकाइन छोड़ेगी बॉडी, और उसको आपने कह दिया कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया। जो हमारी बॉडी का जो बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, यदि वो साइटोकाइन छोड़ रही थी, तो फीवर बढ़ने के बाद नंबर वन वो फर्दर साइटोकाइन छोड़ना बंद कर देते हैं मैक्रोफेजेस हमारे। और दूसरा, जो साइटोकाइन छूट चुके थे, जो शरीर में विद्यमान थे, फीवर ही उनको समाप्त करता था। तो सबसे पहली हमने जो क्रिटिकल समस्या कि जी लोगों के IL-6 बढ़ गए बहुत ज्यादा, ये सब हमने मार्कर्स निकाले, तो हमने कह दिया जी ये साइटोकाइन का स्टॉर्म आ गया। अगर एक चीज की बॉडी को आवश्यकता है, वो एक मैसेंजर भेज रही है, कुछ चीजों को एक्टिवेट कर रही है, और आप उसको वो काम नहीं करने दोगे, वो बार बार कोशिश करेगी, तो उससे वो संख्या बढ़ जाएगी। तो पहली जो साइटोकाइन की समस्या को इन्होंने देखा, फिर हमने क्या किया, जब उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया, तो हमने टारगेटेड किलिंग शुरू कर दी। जब एक बार आग लग गई, तो जब आप फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो जो बचा खुचा है ना जी, वो भी समाप्त कर देती है। जो सामान बचा है आपका, घर का फर्नीचर भी समाप्त हो जाएगा, कपड़ा भी खराब हो जाएगा, बुक्स भी खराब हो जाएंगी, तो जब फायर ब्रिगेड आ जाएगी। तो वही काम हमने जब हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने ये ना नहीं, समझकर फायर कि ये ब्रिगेड कैसे खराब करती है घर के सामान को? जी देखिए, जब फायर बुझाने के हैं, जब हम इतनी तेज पानी डालते हैं, इतना अधिक पानी डालते हैं, तो वो फायर बुझाने के साथ जो घर का बचा हुआ सामान है, जो आग से खराब नहीं हुआ, वो भी खराब हो जाता है पानी से। सामान्य रूप से ये देखा गया है, फायर ब्रिगेड वाले भी ये बताते हैं जब कहीं आग लगी हो, कि भाई जो बचा है वो अब पानी से काफी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आग को तो बचा लेंगे, आगे फैलने से बचा लेंगे। तो हमने क्या किया कि हमारे मेडिकल सिस्टम ने फिर जो हमारे साइटोकाइंस बढ़े हुए थे, जैसे IL-6 है, उनको टारगेटेड किलिंग के लिए हमने स्पेशल दवाइयां खोज के लाए, जिनमें एक का नाम था टोसिलीजुमाब, जो 2-2 ढाई लाख रुपए का लोगों ने इंजेक्शन लिया। अब वो देकर आपने IL-6 को तो मार दिया, पर बॉडी के इम्यून सिस्टम को खत्म करके लोग वापसी जीवित नहीं रह पाए। आपने फिर हमने लोगों को जो दूसरी दवाइयां दी इस तरह की, तो उनसे बॉडी को परमानेंट डैमेज हुआ। कई लोग जो ठीक भी हो गए, हमारे बड़े अच्छे पत्रकार मित्र भी, आपने देखा 3 महीने में उनको हार्ट अटैक आ गया। तो हमने, अच्छा आज हम क्या कह रहे हैं कि जितनी भी पोस्ट कोविड समस्याएं हैं, जैसे हार्ट की, लंग्स की, किडनी की, लीवर की, यहाँ तक कि हमारे और कई अंगों की, हम ये मान लिया कि ये सारी समस्याएं कोविड कर रहा है। हम कहीं पर भी ये देखना ही नहीं चाहते कि जो हमने दवाइयां खिलाई उनसे क्या हुआ, जो हमने केमिकल खिलाए। अब डॉक्टर्स क्या कहेंगे आपको कि देखिए हर दवाई का साइड इफेक्ट है। देखिए साइड इफेक्ट तब है
जब दवाई का कुछ फायदा है। जब हम देखते हैं कि कोई दवाई देनी आवश्यक है और उससे कुछ नुकसान भी होगा तो हम कहते हैं ये साइड इफेक्ट होगा, इसकी कॉस्ट पर भी हम दवाई देंगे। आज आपका कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटी पैरासिटिक, कोई स्टेरॉइड, कोई एविडेंस नहीं है कि ये कोई भी वायरस को खत्म कर सकता है। तो जो इफेक्ट हो रहा है उसको साइड इफेक्ट कहकर नकार देना गलत है। ये तो मेजर इफेक्ट बन गया। और लोगों के जो हमने रेमडेसिविर दी, यदि आप विकिपीडिया में रेमडेसिविर ढूंढ और उसके साइड इफेक्ट में पहली लाइन लिखी है कि द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेमडेसिविर इज रेस्पिरेटरी फेलियर, और बताइए। हम लंग्स को बचाने के लिए दे रहे हैं और लंग्स को ही फेल कर रही है। तो इस तरह तो से वो लोगों ब्लैक को फंगस, भयंकर। वो ब्लैक फंगस कहाँ से? वो भी जी अस्पताल वालों को हुआ, घर में रहने नहीं, वालों को नहीं हुआ ब्लैक फंगस। देखिए फंगस जो है, लाखों तरह की फंगस हमारी प्रकृति में विद्यमान है, पर ये इनमें से 100 के लगभग हैं जो मनुष्य को लगती हैं। पर वो केवल उन लोगों को लगती हैं जिनकी इम्यूनिटी हम दवाइयां दे देकर आर्टिफिशियली डाउन कर देते हैं। जैसे हमारे कैंसर पेशेंट्स की हम बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डाउन रखते हैं तो उनको ब्लैक फंगस लगती है। ऐसे ही कुछ हमारे कुछ ऑटो इम्यून डिजीज हैं या एड्स है, उनके पेशेंट्स की हम बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डाउन कर देते हैं। तो जो ये ब्लैक फंगस, ये इस तरह की फंगस है, आप ये देखिए कि जिंदा पेड़ को भी नहीं लगती, जिंदा पेड़ पौधे को भी, जो पेड़ गिर जाता है मर जाता है उस पर फंगस लगती है। तो हमने अपने शरीर को के सुरक्षा तंत्र को इतना कमजोर कर दिया कि कोई भी हम पर आक्रमण कर जाए फंगस लगने लगी। ये तो वो हालत हो गई कि आप अपने सारे बॉर्डर से अपनी आर्मी हटा लीजिए, पुलिस हटा लीजिए, तो पाकिस्तान का एक अदना सा सैनिक भी घुसता चला जाएगा, हमें मारता चला जाएगा। तो ये वो स्थिति बन गई। और किसी ने ये नहीं सोचा कि ये इम्यूनिटी डाउन होने से हुआ है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोगों को आंतों में छेद हो गए और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। डॉक्टर गुलेरिया ने भी इसके बारे में कहा कि हमारे हॉस्पिटल में, एम्स में पेशेंट आ रहे हैं जिनके आंतों में छेद हो गए और उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाने तक उनकी डेथ हो रही है। अब इसका कारण सारी साइंस ये बताती है कि यदि आप ब्लड थिनर्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एस्पिरिन, क्योंकि आप कोगुलेशन ना हो जाए, ब्लड जम ना जाए, उसका कारण मैं बाद में बताता हूँ कि ब्लड जम क्यों रहा था, बट वो उसको बचाने के लिए आप एस्पिरिन दे रहे थे और साथ में स्टेरॉइड दे रहे थे। कहीं पर भी पढ़ लीजिए कि अगर आप ये साथ में देंगे उससे आंतों में छेद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी साइंस, मेडिसिन ने, हमारी मेडिसिन की प्रैक्टिस ने साइंस का साथ ही छोड़ दिया, उसको बिल्कुल नकार दिया। ना वो देखना चाहते, ना वो सुनना चाहते, ना वो पढ़ना चाहते। यहां तक है कि यदि डॉक्टर से रिसर्च की बात करो कि लेटेस्ट रिसर्चेज में ये आया है कि ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं दवाइयां, तो बोलते हैं नहीं नहीं ये रिसर्चेज का तो इतना बड़ा बोझ है, रोज आती रहती है, कौन देखे। तो हम 50 साल 60 साल पुरानी अपनी पढ़ाई पर चल रहे हैं और नए जो रिसर्चेज आ रही हैं उसको पूरा ही इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी अगर आप देखिए स्टेरॉइड्स नॉर्मली भी जैसे अस्थमा के पेशेंट्स को दिया जाता है, टेम्पररी उनको एकदम लगता है बूस्ट एंड दे फील गुड, परंतु कैसे अंदर ही अंदर खा जाते हैं स्टेरॉइड्स सारे सिस्टम को, इवन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और पेंडेमिक के वक्त आप आनन फानन में एक तरफ तो आयुर्वेद से आप प्रूफ मांग रहे हैं कि हमें क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स बताओ, आपका काम करता है कि नहीं सिस्टम, जो हजारों साल से मालूम है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर किसी के पास कोई इलाज है, हमारे पास रामबाण ऐसा नहीं होता कि जी आपके किडनी में प्रॉब्लम है, ठक किडनी में जाके जाके इलाज किया, ऐसा आयुर्वेद नहीं करता। इट टैकल्स द बॉडी एज अ होल। पर इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में अगर किसी के पास इलाज है तो वो आयुर्वेद के पास है, और उसका आधा इलाज हमारे किचन्स में ही है, जो हमारे रोज के खाने में जो हम स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं। अब उनको नकार के, उसको मम्बो जम्बो करके हमारी सरकार ने लिटरली आयुर्वेद पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि जब
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, जो कि कन्वर्जन्स करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के, क्रिश्चियन पास्टर भी हैं, ऐसा आदमी लग गया हाथ धो के पीछे आयुर्वेद के बाबा रामदेव के, और 1100 केसेस उनके ऊपर कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये कोरोनिल और श्वासरी अगर खाएंगे आप, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हुए आपको प्रोटेक्ट करेगी। और उन्होंने तो कुछ फिर भी रिसर्च किया, हजारों पेशेंट्स को दे के पाया कि काम किया इसने। जैसे आपने कहा 700-800 पेशेंट्स आपके भी कांटेक्ट में थे। इन सबको तो सूली पे चढ़ाया गया। कई वैद्यों की दुकानें साउथ में बंद करवाई गई, ये क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा। आप मानिए, छापे लगाए डाले गए, लोगों को अंडरग्राउंड जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास पेशेंट्स आ रहे थे और ठीक हो रहे थे। उनको क्या करना था कि यू प्रे टू जीसस, वी विल टेक यू टू हॉस्पिटल, स्प्रिंकल होली वाटर, कन्वर्जन का ढकोसला उनको चाहिए था। तो आयुर्वेद के पीछे हाथ धो के पड़ गए। हमारी सरकार ने ऐसा कैसा अन्याय किया, ये मुझे समझाइए। देखिए क्या है कि ये हमारा मेडिकल बॉडीज आईएमए ये तो कहता है कि आयुर्वेद के ट्रायल्स दिखाओ, और मैं तो आपको बताऊं पतंजलि ने कोरोनिल के सारे ट्रायल किए। अब अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, ह्यूमन ट्रायल्स किए और उसका पूरा डेटा पब्लिश किया और वो मेडिकल जर्नल्स में छपा है। आज आप अश्वगंधा पर, गिलोय पर यूएस के टॉप मेडिकल जर्नल्स में रिसर्चेस छपी हैं कि गिलोय कैसे वायरस के विरुद्ध, वहां पेटेंट हो रहे हैं, ये वहां पेटेंट हो रही हैं। तो वहां ये सब रिसर्चेस छपी हैं और ये पूरा ह्यूमन ट्रायल करके उन्होंने डेटा पब्लिश किया पतंजलि से, आचार्य बालकृष्ण जी के माध्यम से। पर मैं पूछना चाहता हूं आईएमए के ठेकेदारों से कि आप बताएं कि आपने जो दवाइयां दी, इनमें से किसका ट्रायल आपने किया और सक्सेसफुल मिला। मैं बताता हूं आपको कि इनमें से कितनी ही चीजों के, इंक्लूडिंग पैरासीटामोल के एनिमल स्टडीज जितनी की गई सब फेल हुई। आज से नहीं, पिछले 25-30 वर्षों में अनेक एनिमल स्टडीज आ चुकी कि आपका फीवर डाउन करने से और पैरासीटामोल देने से डेथ्स हो रही हैं, और सारे ट्रायल फेल है। पर फिर भी आप ह्यूमंस पर इसका ट्रायल नहीं करना चाहते। अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने वहां का जो पबमेड मेडिकल जर्नल है उस पर लिखा कि जनवरी 2021 में ही उनका लेख आया, रिसर्च आर्टिकल, कि इस पर ह्यूमन ट्रायल इमीडिएटली होने चाहिए कि वायरस में जो हम फीवर डाउन कर रहे हैं और पैरासीटामोल से डाउन कर रहे हैं। बट पता नहीं क्यों ना डब्ल्यूएचओ इस पर सुनना चाहता है। मैंने जो अपनी रिसर्च की बात में बता रहा था, डब्ल्यूएचओ की एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, उनके साथ भी शेयर की, आईसीएमआर के लोगों से भी शेयर की, और प्राइवेटली उन्होंने माना कि आपकी रिसर्च में एक शब्द भी गलत नहीं है और इसका कोई काउंटर एविडेंस भी नहीं है। बट हम कुछ नहीं करेंगे। आज अगर आप ये बोल दें पब्लिक को कि हम फीवर उतारने की एंटीपायरेटिक दवाइयां गलत दे रहे थे, या आप ये बता दें कि हम पैरासीटामोल गलत खिला रहे थे, तो जिन लोगों के परिवार के लोग गए हैं, एक एक परिवार भी, ऐसा भी परिवार है जहां 3-3, 4-4, 10-10 लोग चले गए, 6-6 लोग चले गए, ऐसे परिवार भी हैं। कलकत्ता में एक फैमिली को जानता हूँ, 7 भाई थे, 6 भाई, 5 भाई और एक माँ, सबकी डेथ हो गई एक ही सिस्टम में। एक बहुत बड़े यहाँ बिल्डर हैं और बहुत बड़ा उनका L1 का ठेका भी है पंजाब हरियाणा में, सिंगला फैमिली, 3 भाई चले गए कोविड में मेदांता हॉस्पिटल जैसी स्थिति में। तो इनकी अपनी जो मेडिसिन दे रहे हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक दिए गए, चाहे वो आइवरमेक्टिन दी गई, चाहे वो स्टेरॉइड दिए गए, किसी का भी कोई एविडेंस नहीं है और सारा एविडेंस एक्चुअली इनके विरुद्ध है। पर आयुर्वेद को बदनाम करना है। आयुर्वेद को स्यूडो साइंस बोलते हैं, क्वैकरी बोलते हैं। आप आयुर्वेद को विकिपीडिया में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको क्वैकरी बोलती है, स्यूडो साइंस बोलती है। तो आपको तो पूरा अधिकार है कि आप गाली दें, पर यदि कोई और एलोपैथी के बारे में बोलते जहां आप नॉन साइंटिफिक ढंग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप उस पर केस कर देंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का। और अभी एक मिनट और लूंगा, आधा मिनट और लूंगा, कि हमारी सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने पिछले वर्ष ही आयुष की रिकमेंडेशंस दी थी और इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे हुआ, तो पता लगा लगभग 70% भारतीयों ने कोई ना कोई आयुष की रिकमेंडेशन को फॉलो किया।
पिछले वर्ष बहुत अधिक फॉलो किया था, इस वर्ष कम फॉलो किया है क्योंकि लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। तो उसका ये लाभ रहा कि भारत में डेथ रेट दुनिया में सबसे कम है। आप अमेरिका का, यूके का आप कंपेयर देखिए करें तो ये भारत में 70%, ये तो मैं मानती हूँ कि 70% लोगों ने देसी इलाज किया, जी आयुर्वेद से जुड़ा इलाज किया। पर ये कहना आयुष रेकमेंडेड किया, वो मैं नहीं इसलिए मानने को तैयार, क्योंकि देश में 7% लोगों को भी आयुष मिनिस्ट्री है भी उसका पता भी नहीं है। कि जो आपने 70% का पर 70% का जो आंकड़ा दिया, ये तो मैं मानने को तैयार हूं कि इस देश में 70% लोगों ने कोई ना कोई देसी फॉर्मूला, यानी आयुर्वेद से उत्पन्न फॉर्मूला, चाहे वो किचन का फॉर्मूला हो, चाहे किसी वैद्य का फॉर्मूला हो, वो किया। या बाबा रामदेव ने, क्योंकि पिछले 10-15 सालों से घर घर में ये प्लांट्स की जानकारी फैलाई। वो ये नहीं कहते हमारी दवाई खरीदो। आचार्य बालकृष्ण जी भी और बाबा रामदेव भी, सबसे अच्छी बात मुझे जो उनकी लगती है, वो गिलोय की बात करते हैं या एलोवेरा की करते हैं या किसी भी प्लांट की बात, वो हमेशा कहते हैं आप घर में उगाइए, ये यहाँ से मिलता है, ये इसकी शक्ल है, इसके ये गुण है, इस तरह आपको रोज ताजा इस्तेमाल कीजिए। तो वो ताजा इस्तेमाल करने की बहुत से भारतीयों को आदत पड़ गई। अब जैसे मैंने भी घर में अगर एलोवेरा लगाया है, तो मेरे घर में और किसी चीज की चोरी हो ना हो, एलोवेरा चुराने सारा पड़ोस आ जाता है। गुड़ैल के फूल हैं, उसको चुराने सारा पड़ोस आ जाता है, क्योंकि बाबा ने बता दिया कि ताजा लो। तो ये तो मैं मानने को तैयार हूं कि 70% ने देसी फॉर्मूला अपनाए, परंतु आयुष मिनिस्ट्री का नाम भी 1% लोग भी इस देश के नहीं जानते, क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री को फलने फूलने दिया नहीं जा रहा। वो आईएमए के अंडर अधीन काम करती है, मेडिकल एलोपैथिक काउंसिल के अंडर काम करती है। वो हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि पूरी तरह से एलोपैथिक माफिया से डोमिनेटेड है, वो नहीं बढ़ने देना चाहते। उनके मर्जी के बगैर ना कोई रिसर्च हो सकती है, ना रिसर्च सर्टिफाई हो सकती है, बल्कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी कोई भी रिसर्च करनी है, उनको एक एलोपैथ साथ में लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि जैसे बाबा रामदेव ही हायर साइंटिस्ट अपनी मर्जी वाले, और वो करवा रहे हैं साइंटिस्ट से लैब एक्सपेरिमेंट ट्रायल्स, बट ही इज हायरिंग दम। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, या जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक संस्थान है, इनको तो मेडिकल काउंसिल, जो कि एलोपैथिक काउंसिल है, उसका नाम होना चाहिए था एलोपैथिक काउंसिल, उनके अधीन होके उनको साथ में लेके काम करना पड़ता है। और वो माफिया तो नहीं चाहता है कि आयुर्वेद बढ़े। पर हमारी भारत सरकार, भाजपा सरकार, जो कहते हैं कि ये तो राष्ट्रीय उत्थान की पार्टी रही है, ये हिंदू सिविलाइजेशन की पहरेदार बनके अपने को पेश करती है, एक आयुर्वेद को नहीं डिफेंड कर पाई बीजेपी और मोदी सरकार, बल्कि उसके ऊपर इतने आक्षेप, इतने कटाक्ष और इतने क्रिमिनल केसेस होने दिए। मुझे हैरत है कि पार्टी है क्या है, इतनी नपुंसकता क्यों दिखा रही है ये पार्टी भी और भाजपा की सरकार भी, और इतना अग्रेशन क्यों है वैक्सीन के बारे में। देखिए विवेक जी, मुझे तो ये भी चिंता है, वैक्सीन भी आनन फानन में बन रही है, इसके भी क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे किसी को पता नहीं। आज कोई नहीं कह सकता कि ये वाकई रामबाण है कि नहीं है। कंपल्सरी कर रहे हैं आप, लोगों को घरों से खींच खींच के कर रहे हैं। आप आर्मी के ऊपर थोप रहे हैं, पुलिस के ऊपर थोप रहे हैं। खुदा ना करे, और खुदा ना ही करे, भगवान ईश्वर जो भी है, खुदा तो हमारी सुनता नहीं, ईश्वर शायद सुन ले। अगर ईश्वर को लगता है कि ये गलती हो गई, और अगर इम्यून सिस्टम हमारे आर्मी का
आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हम कहाँ के रहेंगे? क्या होगा हिंदुस्तान का? मुझे ये नहीं समझ आ रहा इतना अग्रेशन क्यों दिखाया जा रहा है कि घरों से खींच के, और आपको सजा मिल रही है। आज मैं एयर ट्रैवल नहीं कर सकती अगर मेरे पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है। आज मैं ट्रेन ट्रैवल नहीं कर सकती, आज मैं यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती। ये तो टिरनी है। ये क्यों कर रही है ये सरकार? देखिए क्या है कि हम लोग वेस्ट के पिछलग्गू बने हुए हैं, और हमारा सिस्टम पढ़ा लिखा होने का मतलब है वेस्ट के पीछे भागना। अब वैक्सीन के बारे में मैं आपको दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। सबसे पहली तो बात यह है कि जैसे भी ये वैक्सीन बनी है, ये एक पर्टिकुलर म्यूटेंट के खिलाफ बनी है। और जो वायरसेस हैं, ये तो करोड़ों वायरसेस पिछले लाखों वर्ष में आए हैं, और हमारे शरीर ने उनको पहचान कर उनके लिए हमारा शरीर एडजस्ट कर लेता है। हमारा आरएनए, हमारा डीएनए उन वायरसेस को पहचान कर हमेशा के लिए एडजस्ट कर लेता है। तो सबसे पहली बात तो है, ये एक पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनती है। ये हर वेरिएंट पे काम नहीं करेगी, और नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। आप कब तक वैक्सीन लगाते रहेंगे? दूसरी बिल्कुल। बात क्या है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप ये देखिए कि आज लंदन में, यूके में पीक पर केसेस हैं। पहले भी उनके मैक्सिमम केस 60-70 हजार जाते थे, अब भी 48,000 केस कल के आए हुए हैं। यूएसए में आज 40 लाख एक्टिव केसेस है। पर एक अंतर ये आया है कि पहले जो पूरे विश्व में अंधाधुंध दवाइयां खिलाई गई, जैसे भारत में अभी पीछे अप्रैल मई में खिलाई गई, वहां पर वो उन्होंने एग्रेशन कम हो गया, या ये कहिए कि वैक्सीन लगने के बाद वो फियर फैक्टर जनता के मन में भी, डॉक्टर्स के मन में भी, क्योंकि एक ये प्रचार कर दिया कि वैक्सीन लगाने के बाद मौत नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। तो उससे क्या है, फियर फैक्टर कम हुआ है, केवल केसेस कम नहीं हुए। अब इंटरेस्टिंग नहीं, डेटा बल्कि देखिए। अभी देखो हाल ही में मेरे ही पड़ोस में बिल्कुल एक एक somebody in his early 40s, very healthy gentleman with young children, बच्चे छोटे छोटे 6-6 साल के, इस छोटी उम्र के। नाउ परफेक्टली हेल्दी पर्सन, थोड़ा सा वो भी जैसे आपने कहा ना, बुखार हुआ, गला पकड़ा, अस्पताल पहुंच गए। और अस्पताल में, अच्छा, दोनों वैक्सीन लगाई हुई थी, दोनों डोज लगी हुई थी, उसके बावजूद जब हुआ तो और फियर फैक्टर बढ़ गया कि अब तो कुछ खतरनाक ही होगा, कि वैक्सीन लगाने के बावजूद हुआ। तो ये जो होली फैमिली हॉस्पिटल में महीना वो रहे, और वो बुरी हालत में सारा शरीर उनका काला पड़ गया, वो जो फंगस की बात करते हैं। इतनी भयंकर मौत, और लाखों रुपए खर्च हो गए उस परिवार के। they are financially ruined, and a man at the peak of his career, in his early 40s or whatever, dies after both doses. He is not the only one. अब सवाल है कि जब कोई गारंटी, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे रही सरकार कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली आपको कोविड तो हो ही नहीं सकता, कोई वायरस पकड़ नहीं सकता। दे आर ओपनली सेइंग इट, कोई गारंटी नहीं है, पर चांसेस कम है। तो चांसेस तो वैसे ही मेरे कम है मरने के, क्योंकि हर एक थोड़े मर रहा है। चांसेस तो वही बात मैं आपको बता रहा था कि जब वैक्सीन नहीं थी, तो जो 100 अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे, तो 85 को तो कोई सिम्टम भी नहीं होता था, और जो 15 को होता था उसमें से भी रेयर ही कोई 1-8% लोगों को हॉस्पिटलाइज जाना पड़ता था। वो अलग बात है कि वहां भी गलत दवाइयां थी। और जो आयुर्वेद मानता है कि ये सीजन चेंज होने पर ये वायरसेस अटैक करते हैं, तो आप ये देखिए, जब सर्दी से गर्मी आई मार्च एंड अप्रैल में, और उस समय जब ये वायरस फैला, तो जो सबसे पहले, क्योंकि भारत में वैक्सीन लगी थी हमारे मेडिकल से जुड़े लोगों को, 1,000 के लगभग डॉक्टर तो जो आईएमए के मेंबर थे केवल, क्योंकि आईएमए के पास डेटा अपने मेंबर्स का है, और दोनों वैक्सीन लगे हुए 1-1, 2-2 महीना हो गया था, उनकी डेथ हो गई। तो कहां प्रोटेक्शन दी वैक्सीन ने? बिल्कुल। और इसके अलावा, क्योंकि जितने इंडिया में डॉक्टर्स हैं, सिर्फ 35% ही आईएमए के मेंबर हैं, तो हजारों तो डॉक्टर्स मारे गए। डॉक्टर के अग्रवाल जैसे इतने बड़े डॉक्टर, और वो खुद भी वैक्सीन लेने के बाद स्टेरॉइड्स खा रहे थे। आपने
देखिए, वैक्सीन लगाकर आप शरीर को आदेश देते हैं कि अब इस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज बना। शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए फीवर चाहिए, शरीर उसमें साइटोकाइन बढ़ाएगा, और आपने हाथ के हाथ पानी डालना शुरू कर दिया, एंटीबायोटिक देने शुरू कर दिए, पैरासीटामोल वगैरह, फिर एंटीबायोटिक खिलाने शुरू कर दिए, फिर आपने स्टेरॉइड्स देने शुरू कर दिए, तो वो जो शरीर का होमोस्टैटिक इंबैलेंस बिगाड़ा, तो वैक्सीन लगाने से पहले या वैक्सीन लगाने के बाद दोनों केस में एक ही गलती से मौतें हुई। आज अगर आप वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं उसका फर्क नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि दुनिया में कई स्टडीज आ चुकी हैं कि यदि आप वैक्सीन लगाने के साथ ही फीवर उतारने की दवाई ले लोगे, फीवर नहीं चढ़ने दोगे, तो वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बननी थी, शरीर ने बनानी थी, वो नहीं बनेंगी। हमारे किंग जॉर्ज हॉस्पिटल है लखनऊ में, उन्होंने 4000 लोगों पर ये स्टडी बनाई कि जिनको दोनों वैक्सीन लग गई उनको कितने लोगों को एंटीबॉडी बनी है। आप हैरान हो जाएंगी, केवल 7%, 7 इसलिए नहीं बोल रहा लोग 60 ना समझ ले, 60 ना समझ ले, ओनली 7% लोगों को एंटीबॉडीज बनी। क्यों? क्योंकि यहां भी हमने अपनी साइंस के विरुद्ध काम किया। हमने उन रिसर्चेस को नहीं देखा कि वैक्सीन लगाने के बाद भाई बुखार तो जरूरी है, और बुखार ही नहीं चढ़ने दिया और उसमें डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, बॉडी का इम्बैलेंस कर दिया, तो ना तो एंटीबॉडीज बन पाई, तो आज भी वो लोग उतने ही रिस्क में जितना पहले थे। बल्कि मैं कहूंगी ज्यादा। देखिए विवेक जी, ये कॉमन सेंस की बात है कि बीमारी तभी आपको पकड़ती है, हमारे बॉडी में करोड़ों बैक्टीरिया हैं, हमारे बॉडी में तरह तरह के कीटाणु, जर्म्स, इनफैक्ट वी कुडंट सर्वाइव इफ वी डिडंट हैव देम, गुड एंड बैड बोथ। और ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप चाहे बाहर से आक्रमण हो चाहे अंदर से, आपके जो अनहेल्दी बैक्टीरिया को अगर आपने कॉम्बैट करना है तो एक ही चीज काम आती है, वो है आपकी इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम जो होना चाहिए था, अब इम्यून सिस्टम किससे बढ़ता है? साफ हवा से। दैट्स वन ऑफ द प्राइमरी नेसेसिटीज फॉर हैविंग अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। आपके लंग्स की क्षमता तबाह कर रही है ये पोल्यूशन, वो उसका आप इलाज नहीं कर रहे। क्लीन वाटर सबसे ज्यादा आवश्यक है, हवा के साथ अगर कोई चीज, वो है साफ पानी। उसका कोई इंतजाम नहीं, हम सूएज का पानी पी रहे हैं। उसके बाद है कि आपका खाना वो ऑर्गेनिक फूड हो, केमिकल इन्फेस्टेड ना हो, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल दिस, केमिकल दैट। अब आप वो खाना खा के, दूध भी सिंथेटिक दूध पी रहे हैं हमारे आज के बच्चे। इन सब चीजों का इंतजाम होना चाहिए था। एक और चीज है जो बहुत अहम है, सबको मालूम है कि इम्यून सिस्टम को तबाह करने के लिए शुगर, व्हाइट शुगर बिल्कुल पॉइजन का काम करती है, इट्स व्हाइट पॉइजन। मैदा, व्हाइट पॉइजन, अनदर व्हाइट पॉइजन। अगर सरकार वाकई चाहती है कि लोगों का इम्यून सिस्टम सुधरे और वो रोग को कॉम्बैट करने की क्षमता उनके बॉडी में आए, तो आप बैन कीजिए। अगर लॉकडाउन की जगह शुगर फैक्ट्रीज बैन करते ना, उनका क्लोजर करना चाहिए था, गुड़ रीस्टार्ट कीजिए। ट्रेडिशनली हमारे देश में मिठाइयां, पकवान हमेशा 56 भोग बनते थे, परंतु जो भी मिठास थी, या शहद या गुड़ या डेट्स से, खजूर से निकली, या पाम शुगर, सब नेचुरल शुगर्स होती थी। उन सबको आपने, गुड़ की इंडस्ट्री को तो तबाह किया सरकार ने बाय एक्चुअली फॉरबिडिंग गुड़ बनाना। किसानों के लिए निषेध किया गया, उनकी जब्ती हो जाती थी फसल की, क्योंकि 25 किलोमीटर जहां भी चीनी की मिल लग गई है वहां आप गुड़ नहीं बना सकते। आपको बंधक बनाना है, उस शुगर मिल में आपका क्रॉप जाना जरूरी है। यानी गुड़ इंडस्ट्री को तबाह किया, और व्हाइट पॉइजन जिसने तबाह की है हमारी देश की कलेक्टिव इम्यूनिटी, खराब की है, उसको आप इसेंशियल कमोडिटी बना के बेच रहे हैं राशन की दुकानों में, पीडीएस के माध्यम से।
गरीब हमेशा गुड़ खाते थे, कभी नहीं खाते थे। अमीरों ने अंग्रेजों की नकल में जब व्हाइट शुगर शुरू भी कर ली, पर गरीब तो पिछले 30-40 साल पहले तक, मुझे याद जी है, गुड। ज्यादातर गुड़ का ही इस्तेमाल, वो खत्म कर दिया आपने। गुड़ को खत्म कर दिया, हेल्दी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, वो कॉटेज इंडस्ट्री थी, और वो खत्म करके आपने जबरदस्ती व्हाइट पॉइजन लोगों को इंजेक्ट की, और राशन की दुकानों में सस्ते दाम पर बेच के चीनी मिलों को बैन करने का ये समय था। चीनी का बिल्कुल प्रयोग निषेध करने का ये समय था। ये समय था आप हमारी नदियों को साफ करते थे, ये समय था आप एयर पोल्यूशन को कम करने का कुछ करते, ये चीजें काम आती। ये समय था हमें ये सिंथेटिक मिल्क ना पीना पड़े, इतनी भारी मात्रा में जो हमें थैलियों में, प्लास्टिक की थैलियों में पैक होके कहाँ कहाँ से किस क्वालिटी का मिल्क आता है पता ही नहीं है। तो ये करना नहीं, बल्कि उल्टा जो चीजें फिर केमिकल्स द्वारा इंजेक्शन दे दे के, ये सारी आनन फानन में दवाइयां दे दे के तबाही मचाई है। मुझे तो हैरत है कि ये सुनने को तैयार नहीं है ये सरकार। आपने भी कोशिश की होगी सुनवाने की, अपनी सुनवाई की, क्या हुआ? जी देखिए, मैंने अपनी रिसर्च, यदि हमारी सुनवाई की बात करें तो मैंने आईसीएमआर को और कोविड नेशनल टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर पॉल को व्यक्तिगत रूप से ये अपनी रिसर्च भेजी, और आप विश्वास करेंगे कि उनका रिप्लाई भी आया कि आपकी स्टडी बहुत इंसाइटफुल है, पर ना जाने क्यों एक्शन नहीं लेना चाहते। अभी अरे आप बात पीएमओ कर को रहे थे, भेजिए ना। ये थे कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की, तो मैं आपको एक चीज आपके सामने लाना चाहता हूँ कि सन 1860 में एक जर्मन डॉक्टर हुए, लुईस पास्चर। जी उन्होंने एक थ्योरी निकाली, जर्म थ्योरी, कि उन्होंने कहा कि हमारे शरीर को जर्म बीमार कर रहा है, तो वायरस कह लो, बैक्टीरिया कह लो, और उसके बाद सारी मेडिकल साइंस जर्म को मारने की ओर ध्यान मान लगा लो, दिया। जबकि पेस्चराइज आयुर्वेद मिल्क, जी बिल्कुल। आयुर्वेद ये मानता है कि जर्म उसी को अटैक करता है जहां बॉडी वीक है, तो बॉडी को स्ट्रांग रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, तो कोई जर्म हमारा कुछ विशेष बिगाड़ नहीं पाएगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो। और हुआ नहीं, पर क्या? बैक्टीरिया की तो कितनी कॉलोनीज हमारे अंदर हैं, एंड देयर इज एग्जैक्टली हेल्दी बैक्टीरिया which must be retained. In fact, होता क्या है कि एंटीबायोटिक्स जब आप देते हैं किसी को, तो उसकी जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं बॉडी की, वो खत्म होती हैं। एंटीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया को भी तबाह कर देता है, उसी से आपकी इम्यूनिटी खराब होती है। और यहाँ इस देश में तो मैंने खुद देखा है, मेरे को इतने एंटीबायोटिक्स खिलाए गए कि मैं डरने लगी किसी एलोपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक में जाने से। अरे पिंपल होता है लड़कियों को ना, छोटा सा हो गया टीनेज में, इरिथ्रोमाइसिन दे देंगे। और मुझे क्योंकि जुकाम बहुत हो जाता था, इतने एंटीबायोटिक्स मुझे खिलाए कि मेरी सारी इम्यून सिस्टम तबाह कर दी। इसलिए मैं तो भोगी हूं। और अभी भी एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, और साथ में तरह तरह के जो आप बातें कह रहे हैं, पैरासिटामोल, रेमडेसिविर, ये वो, फिर जिंक खाओ, नए नए फॉर्मूला निकाल लिए। ये किसी ने विटामिन सी की बात, गोलियां खा लो, बड़ा सिंपल है, आंवला मुरब्बा खाओ, नींबू का रस पियो। विटामिन सी इतने नेचुरल फूड्स में आसानी से सस्ते में मिलता है। हर चीज की एक पिल देनी है आपको, और ताकि खाने के माध्यम से जो एक बैलेंस तरीका है वो ना आप तक पहुंचे, और आप यू बिकम अ पिल पॉपर। जो और जो हर अभी एक आप के साइड इफेक्ट्स। जो अभी आप सबसे बड़ी एंटीबायोटिक जो आप अभी जी एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे, देखिए क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनको सफलता मिल गई क्योंकि एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक मिल गए। बट आप विश्वास करेंगे कि सन 2000 तक, आज से केवल 20 वर्ष पहले तक, हमारी मॉडर्न साइंस को ये नहीं पता था
कि हमारे गट इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है, जो अभी आपने कहा कि वो जो गुड बैक्टीरिया है या जो हमारी बॉडी में माइक्रोबियोम्स हैं, जो हमारी बॉडी का की सेल्फ हीलिंग कह लीजिए या इम्यूनिटी का एक जरूरी हिस्सा है। और 2005 के बाद ये स्टडीज आने लगी कि जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनका बैक्टीरिया को मारने के अलावा क्या क्या काम है, वो कहाँ कहाँ एक्शन कर रही है। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारे दो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में, बी सेल और टी सेल्स, जो वायरस के खिलाफ या बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को भी खत्म करते हैं। तो बी सेल और टी सेल, इस कोविड में दो एंटीबायोटिक खास ढूंढ कर दिए गए, पहला एजिथ्रोमाइसिन और दूसरा डॉक्सीसाइक्लिन। ये रिसर्चेस पिछले 15-20 सालों में आ चुकी कि एजिथ्रोमाइसिन टी सेल्स को डिप्लीट करता है या खत्म करता है और डॉक्सीसाइक्लिन बी सेल्स को मारता है। तो आपने एंटीबायोटिक भी ऐसे ढूंढ कर लाए जो पर्टिकुलरली इम्यूनिटी के उन्हीं सेल्स को मारते हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज बनानी थी वायरस से लड़ने के लिए। और आपने पहले तो देखिए हमारी बॉडी के हेमोस्टेटिक बैलेंस को खराब कर दिया, और उसके बाद जो कुछ बचा था, क्योंकि बॉडी हमारी भगवान ने बहुत सशक्त बनाई है, कहीं ना कहीं फिर जोर मारती है, फिर कोशिश करती है लड़ने की, तो उसको बिल्कुल ही पंगु बना दिया, उसके हाथ हथियार छीन लिए, उसकी ये समझ लीजिए किसी तरह से उसको लड़ने ही नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है अभी जब मेरी ब्रेन सर्जरी हुई थी एक ट्यूमर के लिए 2017 में, तो क्योंकि यहाँ से गए था, सारा तोड़फोड़ हुआ, तो इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन, रुके ही ना, ब्रोंकाइल यहाँ वहाँ, सारा ये सिस्टम भर गया था फ्लेम से और इन्फेक्शन से। कुछ भी दे, एंटीबायोटिक नहीं ठीक हो रहे थे। फिर एट वन पॉइंट आई सेड नो मोर एंटीबायोटिक्स, और मैंने बिल्कुल आई पुट माय फुट डाउन, और आयुर्वेद के माध्यम से मैंने कहा धीरे धीरे होगा जो भी होगा, पर मुझे अपने को इम्यून सिस्टम बिल्कुल मैं ध्वस्त कर दूंगी तो किसी भी चीज के लायक नहीं मैं रहूंगी। तो वही हुआ, धीरे धीरे मैनेजमेंट करना सीखा। इन्फेक्शन, स्टीम इनहेलेशन कर लो, 10 तरीके हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं इन्फेक्शन को शुरू होते ही। और मैंने ये भी देखा कि जैसे ही जरा भी कुछ होने लगता है, रात को भी मैं कई बार देखती हूँ, एसी में सोए हैं और थोड़ी सी खराश हुई और लगता है कि कुछ हो गया, उठ के गिलोय खा ली 2 टैबलेट्स, सुबह तक आप ठीक है। एवरी टाइम आई हैव फाउंड दैट। अभी हाल ही में मुझे फ्लू हुआ था, काफी नास्टी था, क्योंकि मैं भीग गई थी और फिर एयर कंडीशनर में बैठी थी, तो कुछ तो बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना ही था। और मैंने तय किया कि ना तो मैं पेन किलर लूंगी, ना मैं कोई भी एंटी फ्लू मेडिसिन लेनी है, केवल सेल्फ हीलिंग और थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक अपने वैद्य से पूछ लिया क्या लूं क्या ना लूं। थोड़ा लंबा खिंचा, पर कम से कम क्योर हुआ, और कोई साइड इफेक्ट्स के बगैर क्योर हुआ। और वही अगर मैंने कर लिया होता इलाज पैनिक में, एक दिन के लिए पैनिक हुआ भी था कि कहीं ये कोविड तो नहीं शुरू हो गया, तो भी मैंने कहा कि है तो फिर कोरोनिल शुरू कर दी, और कोरोनिल और श्वासरी खाई, और धीरे धीरे हो ही गया ठीक। मतलब बढ़ने की बजाय इट केम अंडर कंट्रोल वेरी फास्ट। कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई ना जी कोई? बिल्कुल सबसे नहीं, बड़ी बात है। बिल्कुल आप नहीं। एंटीबायोटिक की बात बता रहे थे, हमारा जो निरामया रिसर्च, हमारा जो ट्रस्ट है, इसमें हमारे एडवाइजरी बोर्ड पर डॉक्टर संजय जैन है, जो MS ऑर्थोपेडिक्स है। आप विश्वास करेंगे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, जितनी भी चाहे एक्सीडेंटल सर्जरीज करते हैं, और एंटीबायोटिक नहीं यूज करते। ऐसे भी व्यक्ति हैं, आप सोचिए। और वो कहते हैं मैं साथ में आयुर्वेद को कंबाइन करता हूं और बिना एंटीबायोटिक के सर्जरीज करते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, एंटीबायोटिक्स प्रोफिलैक्सिस की तरह। कोविड में भी हमने कई डॉक्टर से पूछा कि आप एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो, कहने लगे कोई सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ना आ जाए। तो बल्कि मैंने मजाक में कहा कि गोद के बच्चे को नुकसान पहुंचाकर आप उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो भी कंसीव भी नहीं हुआ। सही बात, आप बताइए ना। तो अननेसेसरी। और आप देखिएगा दुनिया में ये सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस और सुपर बग। अमेरिका में ये बात बहुत ज्यादा आ रही है
कि अगला जो खतरा आने वाला है वो सुपर बग का आने वाला है, जिस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, वो क्योंकि आ इतना चुका है। अधिक वो हो चुका है जी। इनफैक्ट हॉस्पिटल से जो आप इन्फेक्शन पकड़ के लाते हैं उससे बचना बड़ा बिल्कुल, मुश्किल है। और मुझे उसमें कोई याद है एंटीबायोटिक वेदांता में मेरी सर्जरी जब हुई ये ट्यूमर रिमूवल की, दैट वाज नेसेसरी, तो मुझे बहुत जल्दी निकाला उन्होंने कि यू आर नाउ बिगिनिंग टू कैच, जिसको हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन कहते हैं, इसलिए गेट गोइंग, जल्दी निकलो। नहीं तो बहुत से हॉस्पिटल खींचते हैं लंबा आपको कि उनका पैसा बनता है, बट एटलीस्ट मेदांता वाज इन दिस केस वेरी एथिकल। they ejected me out very fast. I was in fact quite surprised. 3-4 दिन के अंदर, बिकॉज आई वाज शोइंग साइंस कि हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन की शुरुआत, और वो कितना 7-8 महीने नहीं क्योर होता था, जब तक मैंने कहा मुझे अब एंटीबायोटिक लेना ही नहीं, और मैं आई एम नाउ स्विचिंग ऑन टू ओनली आयुर्वेदिक। सो एनीवे, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आपके जो ये डॉक्टर करते हैं सर्जरीज विदाउट एंटीबायोटिक्स एंड विदाउट पेन किलर्स, आई होप आई वुड रियली लाइक टू मीट हिम, और उनसे भी यस बात करेंगे। आई वुड in fact like to interview him also. और थैंक यू वेरी मच। इस सब्जेक्ट पे बात करने की हिम्मत बहुत कम लोगों की है, लोग डरे हुए हैं कि कहीं एपिडेमिक एक्ट में बंद ना कर दे सरकार, कहीं इस पे कोई मुकदमा आईएमए हमारे ऊपर ना कर दे, जैसे बाबा रामदेव पे 1100 मुकदमे एफआईआर हो चुके हैं। तो इतनी इस वक्त धांधली चल रही है और इतनी दहशत कि कहीं हम पे उल्टा वार ना हो जाए, कॉमन सेंस की बात करने की। और ग्लोबली हो रहा है विवेक जी, ये सिर्फ यहाँ नहीं, कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो सब आवाजें दबाई जा रही हैं। जो आप जैसे सवाल जो आपने उठाए हैं, जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं लोग, उनके ऊपर भीषण अत्याचार हो रहे हैं। सो लेट्स मेक श्योर कि हम अपने मुंह पे खुद कम से कम पट्टी न बांधे, और लोगों को भी हिम्मत दें, ताकि ये वक्त चुप बैठने का नहीं है, ये वक्त हुकूमत से अपील करने का है कि इन आवाजों को भी सुन लीजिए। नहीं तो ये ना हो कि आप दवा देने चले थे और वो दवा एक मुसीबत बन गई in the form of if the vaccine goes wrong, well then we are in very deep trouble, and the powers that be need to listen to voices such as yours. Thank you, Vivek ji. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत My pleasure.